हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इनकी परिभाषाओं के बारे में स्टडी कर लिया है। अब देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कुछ पदार्थों से संबंधित क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक। तो देखिए, अलग अलग पदार्थों के लिए क्रांतिक कोण का मान अलग अलग होगा। प्रश्न ये उठता है क्रांतिक कोण क्या होता है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाएगा, क्रांतिक कोण। अब देखिए, यहाँ पे हम सारणी बनाते हैं अलग अलग पदार्थों के लिए। कुछ एक पदार्थ जो हैं जो अपने सिलेबस में दिए गए हैं, जो उनको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है जल या वाटर। अब देखिए, जल के लिए जो क्रांतिक कोण है, जल के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 48.75 डिग्री। तो देखिए, इसके लिए अपवर्तनांक का मान क्या आएगा। तो देखिए, हम ये जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है कोसेक आईसी। तो यहाँ पे अलग अलग पदार्थों के लिए जब आईसी का मान हम रखते हैं तो म्यू का मान हमें प्राप्त होता चला जाता है। तो देखिए, जल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33। दूसरे नंबर पे जो है वो आता है क्राउन कांच, क्राउन ग्लास। अब देखिए, क्राउन कांच के लिए क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल का मान होता है 41.14 डिग्री। तो इसके लिए जो अपवर्तनांक है, इसके लिए अपवर्तनांक का मान होगा 1.52। अब देखिए, तीसरे नंबर पे आता है फ्लिट कांच। तो देखिए, फ्लिट कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 37.31 डिग्री। तो इसके लिए अपवर्तनांक का मान, जब हम यहाँ पे आईसी का मान 37.31 डिग्री रखते हैं तो म्यू का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है 1.62। अब देखिए, नेक्स्ट आता है हीरा या डायमंड। तो देखिए, हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 24.41 डिग्री। तो इसके लिए जो अपवर्तनांक की बात करें तो यहाँ पे जब 24.41 रखेंगे तो कोसेक 24.41 का जो मान है वो यहाँ पे प्राप्त होगा 2.42। तो देखिए, ये अलग अलग पदार्थों के लिए क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, ये बीच में दो आए हैं क्राउन कांच और फ्लिट कांच, ये क्या होते हैं। तो देखिए, कांच की एक प्रकार की वैरायटीज होती हैं। ये कांच के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे बोरेक्स कांच आ गया, सिलिकेट कांच आ गया, ऐसे ही क्राउन कांच और फ्लिट कांच है। तो देखिए, क्राउन कांच का जो उपयोग होता है, सामान्यतः क्राउन कांच का उपयोग होता है चश्मे में जो लेंस बनाए जाते हैं। चश्मे के अंदर जो लेंस बनाए जाते हैं वो क्राउन कांच के ही बने होते हैं। जबकि फ्लिट कांच जो होता है, फ्लिट कांच का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में या फिर एलईडी बनाने में आदि कार्यों में फ्लिट कांच का उपयोग किया जाता है, और क्राउन कांच का उपयोग मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। तो देखिए, इस टॉपिक में से आधे अंक का क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, मरीचिका किस कारण दिखाई देती है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए कि हीरा किसके कारण चमकता हुआ दिखाई देता है, या फिर हो सकता है ये आ जाए कि प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है।
तो इन तीनों का ही आंसर आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो देखिए अपना पहला टॉपिक आता है मरीचिका या मिराजेस। देखिए मरीचिका क्या होता है, तो देखिए आपने सामान्य तो देखा होगा जब हम गर्मियों के दिनों में मरुभूमि के ऊपर विचरण करते हैं तो हमारे सामने हमें कुछ दूरी पर लहराते हुए छोटे छोटे जलाशय या फिर जल के किनारे स्थित किसी वस्तु या वृक्ष के जो प्रतिबिंब हैं वो जल में सदृश्य उल्टे दिखाई पड़ते हैं। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, मरीचिका। और ये किस कारण से दिखाई देती है, तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न ये उठता है कि कैसे दिखाई देती है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये पृष्ठभूमि है। अब देखिए होता क्या है, जब गर्मियों के दिनों में सूर्य से आने वाली प्रकाश की विकिरणें पृथ्वी तल के ऊपर गिरती हैं तो पृथ्वी तल जो है उन विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे यहाँ के समीप की जो वायु है वो विरल हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म होकर के ये वायु किधर उठने लगती है, ऊपर की ओर। अब जैसे जैसे ये वायु ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर जाकर के ये ठंडी होती चली जाती है, जिसके कारण ऊपर वायु का घनत्व अधिक होता है और नीचे कम होता है। अर्थात नीचे का जो माध्यम है, पृथ्वी के समीप का जो माध्यम है वो विरल की भांति काम करता है, जबकि ऊपर का जो माध्यम है वो सघन की भांति काम करता है। अब देखिए इस स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जब सूर्य से आने वाली विकिरणें पृथ्वी तल के ऊपर गिरती हैं तो यहाँ की समीप की वायु विरल होकर के कहाँ उठेंगी, ऊपर की ओर। जब ये वायु ऊपर की ओर जाती हैं तो ऊपर जाने के पश्चात ये ठंडी होती हैं, जिससे ऊपर का जो मीडियम है वो डेंसर होगा और पृथ्वी पृष्ठ के समीप का जो मीडियम है वो रेयर होगा। तो देखिए इस स्थिति में किसी वृक्ष के ऊपर से आने वाली प्रकाश की किरण या लाइट रेज जब सघन माध्यम में, देखो विरल माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाएगी, जब सघन माध्यम में क्रांति कोण से, क्रिटिकल एंगल से मैक्सिमम एंगल के ऊपर जब ये इंसिडेंट होती है तो यह पुनः उसी मीडियम में लौट जाती है। लेकिन जैसे ही ये लाइट रेज आई में एंटर करती हैं तो ये इसके प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो ये कहां से आ रही हो, इसके प्रतिबिंब से आ रही हो। तो इसी परिघटना को ही क्या कहा जाता है, मरीचिका। तो देखिए मरीचिका की परिभाषा, सामान्यतः मरुभूमि में विचरण करने वाले यात्रियों को कभी कभी कुछ दूरी पर लहराते हुए जलाशय या दूरस्थ पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब जल में सदृश्य दिखाई पड़ते हैं। इसी घटना को मरीचिका कहा जाता है तथा यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पर
आधारित होती है। अब देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि जब गर्मियों के दिनों में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी तल पर गिरती हैं तो यहाँ के समीप की वायु विरल होकर के कहाँ उठेगी, ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर जाकर के यह ठंडी होती चली जाती है, जिससे ऊपर का माध्यम सघन और नीचे का माध्यम विरल की भांति कार्य करता है। ऐसी स्थिति में किसी वृक्ष के ऊपर से आने वाली प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती है तो यह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तथा यह जो किरण है ये पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें प्रतिबिंब से आती हुई दिखाई पड़ती है या प्रतीत होती है, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, मरीचिका। तो देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आधे अंक का किया जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका मेन जो रीजन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए दूसरी घटना आती है हीरे का चमकना या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अब देखिए हीरा जो है ये किस कारण से चमकता हुआ दिखाई देता है, तो यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही चमकता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए कैसे, तो यहाँ 1 मिनट हम समझते हैं। देखो हीरा जो है वो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। आपने केमिस्ट्री में इसका अध्ययन कर लिया है कि हीरा जो है जब हमें पृथ्वी तल से या भूगर्भ से जब हमें हीरा प्राप्त होता है, पृथ्वी तल के अंदर से जब हीरा प्राप्त होता है तो ये हीरे का हमें शुद्ध रूप प्राप्त नहीं होता है। हीरा जब हमें खनन के द्वारा प्राप्त होता है तो उस समय हीरा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्या उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है? तो देखिए उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों नहीं होता है, चूंकि हीरे को इस प्रकार से तराशा जाता है कि जब हीरे के अंदर यदि एक बार प्रकाश की किरण इसमें एंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए, तो वह क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती है, जिससे उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको प्लस में समझा देता हूं, तो ध्यान देना। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 जो कांच के अपवर्तनांक से अधिक तथा हीरे के लिए क्रांति कोण 24.41 डिग्री जो कांच के क्रांतिक कोण से कम होता है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि इसमें प्रवेश करने वाली, देखो यहां पे तराशने का अर्थ होता है काटना या घिसना, कि इसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर
आपतित हो, जिससे किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, फलस्वरूप हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हीरे का एक फलक है, हमारे पास एक पृष्ठ है हीरे का ये। तो देखिए ये है सोर्स ऑफ लाइट या प्रकाश का स्रोत। देखिए जब इससे आने वाली प्रकाश की किरण जब इसके अंदर एंटर होती है तो क्या होता है, यदि ये प्रकाश की किरण क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती है तो क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होने से क्या होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब जैसे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे होता है तो यहाँ पे भी ये क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती है। तो इसी स्थिति में फिर से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो ये जो कोण है, ये कोण आई जो है इसका मान IC से ज्यादा है, क्रांति कोण से मैक्सिमम है, तो इसका फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब जब ये इस फलक के ऊपर यहाँ क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर फिर से आपतित होती है तो फिर से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जैसे ही ये प्रकाश की किरण जब इससे बाहर निकलती है, जब हीरे से बाहर निकलती है और नेत्र में प्रवेश करती है, तो नेत्र में प्रवेश करने के पश्चात इसका जो प्रतिबिंब है, देखो इसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा लेकिन अपने को ऐसा प्रतीत होगा कि माना ये प्रकाश स्रोत है ये, तो इसी के कारण हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा आता है प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए प्रकाशिक तंतु क्या होता है, तो प्रकाशिक तंतु वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम विद्युत संकेतों को या प्रकाश की किरण को बिना नष्ट किए लंबी दूरी तक भेज सके, तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्रकाशिक तंतु। और यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित होता है। तो देखें प्रकाशिक तंतु कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह उपकरण जिसकी सहायता से प्रकाश की किरण या विद्युत संकेतों को बिना नष्ट किए लंबी दूरियों तक पहुंचाया जा सके, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। और देखिए किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखिए अब नेक्स्ट आता है इसमें इसकी बनावट और ये किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए इसकी बनावट में ध्यान देना, प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, प्रकाशिक तंतु में कांच या क्वार्ट्ज के अनेक छोटे छोटे पतले तंतु होते हैं जिनकी मोटाई लगभग एक बाल की मोटाई मीन्स 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है। अब देखिए इन सभी तंतुओं के बाहरी पृष्ठ के ऊपर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, क्लैंडिंग। और इन सभी तंतुओं को हम
एक पतले बेलनाकार पाइप के अंदर डाल देते हैं, उस पाइप को कहा जाता है प्रकाश नली। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण इसके एक सिरे से प्रवेश करती है तो वह बार बार क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती चली जाती है, जिससे उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता चला जाता है और अंततः जैसे ही वो दूसरे सिरे से निकलती है तो प्रकाश की किरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना नष्ट हुए बिना पहुंचे जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसकी बनावट बता देता हूं। ये होती है प्रकाश नली। अब देखिए इस प्रकाश नली के अंदर अनेक छोटे छोटे कांच या क्वार्टज के तंतु होते हैं। मैं किसी एक तंतु के ऊपर विचार कर रहा हूं। तो देखिए ये बना होता है कांच या क्वार्ट्ज का तंतु। देखिए मैंने आपको बता दिया इसमें काफी अधिक संख्या में होते हैं ये, और इन तंतुओं के बाहरी पृष्ठ के ऊपर, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के ऊपर क्या कर दिया जाता है, कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लैंडिंग। अब देखिए ये जितने भी तंतु हैं ये जिस बेलनाकार पाइप में डाल दिए जाते हैं उसे कहा जाता है प्रकाश नली। अब होता क्या है, जब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण इसके अंदर प्रवेश करती है तो ये तो है कम अपवर्तनांक, तो यहाँ का माध्यम तो हो गया विरल, अंदर का हो गया सघन। तो जैसे प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती है तो बार बार इसका क्या होता चला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता चला जाता है, और जैसे दूसरे सिरे से बाहर निकलती है तो बिना नष्ट किए हुए बिना ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो देखिए मैंने जो अभी आपको बोल के बताया है वो सेम मैं इसकी बनावट लिख देता हूं यहाँ पे, तो इसका स्क्रीनशॉट इसके पश्चात आप ले लेना। तो देखिए विद्यार्थियों ये इसकी बनावट हो गई। इसमें कांच या क्वार्ट्ज के अनेक तंतु होते हैं जिनकी मोटाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। इन सभी तंतुओं पर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का क्या कर दिया जाता है, लेप। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, क्लैंडिंग। इन सभी तंतुओं को क्या कर देते हैं, बेलनाकार पाइप के अंदर डाल देते हैं। इस पाइप को कहा जाता है प्रकाश नली। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण इसके एक सिरे से प्रवेश करती है तो ये यहाँ पर क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर इंसिडेंट होती है तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। फिर से क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती है, फिर से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ऐसा बार बार चलता रहेगा और अंततः ये दूसरे सिरे से बाहर कर दी जाती है। अब देखिए इसके जो उपयोग हैं तो इसका उपयोग कई बार इसके उपयोग भी पूछ लिया जाता है। तो इसका उपयोग सजावटी पौधे व सजावटी लैंपों में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत संकेतों को लंबी दूरी तक भेजने में किया जाता है। इसका उपयोग एंडोस्कोपी में, देखो एंडोस्कोपी क्या होता है, एंडोस्कोपी एक प्रकार का उपकरण होता है जिसकी सहायता से शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जा सके या फिर इनकी जांच की जा सके। तो देखिए एंडोस्कोपी जो है एक प्रकार की जांच होती है जो पेट से संबंधित सभी बीमारियों की जांच होती है। तो देखिए अब यहाँ पे नोट में किसी द्रव से भरे बीकर में रखी कांच की परख नली भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकती हुई दिखाई देती है। तो देखिए विद्यार्थियों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होते रहे। बाकी का अगले वीडियो में। धन्यवाद।